बिहार की एक लोकसभा सीट है कराकट और ये सीट इस समय बड़ी चर्चा में है। उसकी वजह ये है कि यहाँ से जो भोजपुरी सिनेमा है उसके जाने माने कलाकार हैं, पावर स्टार कहे जाते हैं, पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से मैदान में है। पवन सिंह पूर्व में भाजपा से जुड़े रहे और इन्हें आसनसोल सीट जो है बंगाल में, वहाँ से भाजपा ने टिकट दिया था, लेकिन इन्होंने टिकट लौटा करके कराकट सीट से निर्दलीय लड़ने का निश्चय किया। सवाल है आखिर क्यों, कराकट से क्यों और निर्दलीय क्यों। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसर पर। एक जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनकी छुआछूत कह सकते, खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोगों की छुआछूत की तरह देख सकते हैं इसे कलाकार वर्ग की, कि जो भोजपुरी सिनेमा है उसे जो कला क्षेत्र है उसमें कभी सम्मान की नज़र से ज़्यादा देखा नहीं गया। जैसा सम्मान हिंदी, बंगाली या दक्षिण की फिल्में और उनके कलाकारों को मिलता है, वैसा सम्मान कला जगत ने कभी भोजपुरी सिनेमा और उसके कलाकारों को दिया नहीं। तो भोजपुरी फिल्में कम बजट और शुद्ध देसी मनोरंजन तक सीमित रहीं। थोड़ा सा फूड मनोरंजन भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये वही डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज़ है, जो लोगों को पसंद आता है वैसा वो बनाते हैं। खैर, बिना संदेह अगर मैं दक्षिण के सिनेमा की बात करूं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सिनेमा की, मलयालम सिनेमा की, बंगाली सिनेमा की बात करूं, या आपका जो अन्य भाषाई हैं सिनेमा, तो भोजपुरी का दायरा जो है वो इन सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हो, आपका बिहार है, बंगाल का बड़ा हिस्सा, झारखंड, और इसके अलावा जहाँ भी इस क्षेत्र के लोग पलायन करके पहुँचे अपनी अपनी रोजी रोटी कमाने, वहाँ ये सिनेमा व्यापक तौर पर देखा जाता है, पसंद किया जाता है। और ये जो भोजपुरी सिनेमा का पसंद किए जाने वाला दायरा था, इसे वोट बैंक के तौर पर कन्वर्ट करने में, इसका चुनावी लाभ उठाने में सबसे आगे रही भाजपा। कई हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं के सिनेमा से निकले कलाकार अगर मंत्री बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, कुछ तो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब भी देख चुके हैं, तो भोजपुरी सिनेमा वाले क्यों नहीं। तो मनोज तिवारी आए, रवि किशन आए, दिनेश लाल यादव, निरहुआ आए, और उसी कड़ी में अगला नाम जुड़ता है पवन सिंह का। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि पवन सिंह ने भाजपा का टिकट क्यों लौटाया और निर्दलीय काहे पर्चा भरा। तो अगर इस सवाल का जवाब आप चाहते हैं तो आपको जो बाबुल सुप्रियो थे उन्होंने क्यों राजनीति छोड़ी जबकि मिनिस्टर भी रहे, इस सवाल का जवाब आपको उसमें मिलेगा, बाबुल सुप्रियो में। अगर आसनसोल सीट की मैं बात करूं तो 2022 उपचुनाव से पहले टीएमसी कभी भी वहां पर जीती नहीं थी। पहली बार शत्रुघ्न सिन्हा ने 2022 में ये सीट टीएमसी के लिए जीती। तो एक तो पवन सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा, इन दोनों के बड़े गहरे व्यावसायिक और निजी रिश्ते हैं। जो वर्तमान में टीएमसी से वहाँ प्रत्याशी भी हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और अब तो पुराने राजनेता भी हो गए। तो उनसे पवन सिंह के बड़े गहरे व्यावसायिक रिश्ते भी हैं और व्यक्तिगत रिश्ते भी। और साथ ही पवन सिंह बाबुल सुप्रियो की तरह अछूत होना नहीं चाहते थे कला जगत। बाबुल सुप्रियो का बंगाली कला जगत जो है और भोजपुरी का भी एक बड़ा हिस्सा, उसने लगभग बहिष्कार सा किया था उनके चुनाव जीतने के बाद भाजपा में आने के, और इसका बाबुल सुप्रियो को आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जब पवन सिंह के नीतीश से ही बड़े गहरे ताल्लुक हैं, लालू परिवार के भी बहुत करीबी हैं वो, और भाजपा नेताओं से भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और ये जो कराकट सीट से उन्हें उतारा गया, इसके पीछे कहीं ना कहीं जेडीयू का ही एक बहुत बड़ा वर्ग था। उपेंद्र कुशवाहा के इलाज के तौर पर पवन सिंह को कराकट लेके आया। उपेंद्र से नीतीश को कई सारे हिसाब चुकाने हैं, कई बार उपेंद्र ने नीतीश को झटके दिए हैं, तो इसलिए पवन सिंह से बेहतर ऑप्शन कोई था नहीं कराकट में। दूसरा सवाल आता है कि कराकट ही क्यों, कोई और सीट क्यों नहीं। कराकट सीट जो है वो बिहार के 2 जिलों से काट के बनी है, रोहतास और औरंगाबाद। और कराकट सीट पर 3 ताकतवर वोटर वर्ग है। बिहार में जाति गणित बड़ा मायने रखता है। तो जो
काकट सीट है वहाँ पे 3 जातियों का वर्चस्व है वोटिंग में। सबसे ज़्यादा वोट जो आता है वो आता है कुर्मी कोयरी समुदाय का, 2.5 लाख से ज़्यादा वोट है। इसके बाद दूसरे नंबर पे 2 लाख के करीब वोट है, 2 लाख से थोड़ा ऊपर राजपूतों का, और पवन सिंह इसी राजपूत समुदाय से आते हैं। तीसरे नंबर पर राजपूतों से कुछ ही कम वोट आता है यादवों का। इसके अलावा काकट सीट पर 70 से 75 हज़ार ब्राह्मण वोट है और करीब 50 हज़ार भूमिहार पर अन्य जातियाँ और बाकी सबके वोट। अब काकट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा और उनके जो कम्युनिस्ट प्रतिद्वंदी हैं, काकट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा और उनके जो कम्युनिस्ट प्रतिद्वंदी हैं राजाराम, दोनों ही कुर्मी कोयरी समुदाय से आते हैं। तो यहाँ पे संभावित यही है कि इन दोनों इस समुदाय के वोट का बंटवारा होगा, छोटा हिस्सा सही लेकिन राजाराम ले जाएंगे। और जब जो अब अगर जो उपेंद्र कुशवाहा का आधार वोट है वो बढ़ता है तो ऐसे में राजपूत वोट अगर एकजुट होकर पवन सिंह के साथ आता है तो पवन सिंह लड़ाई का मुख्य हिस्सा हो जाते हैं। काकट सीट की एक खास बात और है कि यहाँ एनडीए से ना तो भाजपा या जेडीयू ने अपना प्रत्याशी उतारा है, ये सीट जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसके हिस्से गई है। इसी तरह से जो इंडी गठबंधन है उसके जो मुख्य दल हैं आरजेडी और कांग्रेस, इनका प्रत्याशी ना होकर के ये सीट कम्युनिस्टों के खाते में गई है। ऐसे में पवन सिंह ना तो जेडीयू और भाजपा से बिगाड़ चाहते थे और ना आरजेडी कांग्रेस से, तो उनके लिए ये सीट सूटेबल थी। अब मैं अगर काकट के सवर्ण वोटरों की बात करूं तो वो रत्ती भर भी उपेंद्र कुशवाहा को पसंद नहीं करते। वो उपेंद्र कुशवाहा को वोट देना नहीं चाहते क्योंकि गठबंधन में है और सामने आरजेडी या कम्युनिस्टों को वो वोट किसी कीमत पर देंगे नहीं, खासतौर पर कम्युनिस्टों को, तो ये वोट उपेंद्र कुशवाहा को मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रॉब्लम हो कि उनको जो भाजपाई और जेडीयू वाला वोट है वो नहीं मिल पा रहा हो, मुसीबत आरजेडी के लिए भी करनी है। दरअसल यादव वोट की भी ये दिक्कत है कि वो जो लालटेन से कनेक्ट कर जाता है वो लाल झंडे से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो पवन सिंह की तरफ भी जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ भी जाएगा, राजाराम की तरफ भी जाएगा, तो बंटवारा हो जाएगा वोट में। ओवैसी की लगाई हुई सेंध भी वहाँ है ही, मुसलमानों में प्रत्याशी ओवैसी का है और मुस्लिम वोट काफ़ी उसकी तरफ जा रहा है। तो सच यही है कि काकट सीट पर दोनों पक्षों के गणित बिल्कुल ध्वस्त हैं और दोनों पक्षों के गणित बिगाड़ने में पवन सिंह की भी बड़ी भूमिका है। लेकिन दिक्कत भाई पवन सिंह के साथ भी है कि पवन सिंह जनता के प्रत्याशी बनने की जगह कहीं ना कहीं काकट सीट पर सिर्फ राजपूतों के प्रत्याशी बन के रह गए और उत्साही युवा वर्ग का जो वोट है उसे छोड़ दिया जाए तो ग्रास रूट लेवल पे अभी भी वहाँ का जो सवर्ण समाज है उस पर भाजपा की अच्छी पकड़, और वो वोटर तोड़ पाना पवन सिंह के लिए बड़ा कठिन है। तो काकट में एक बात तो तय है कि मुकाबला जो है वो बड़ी लीड और बड़े वोटिंग शेयर वाला नहीं है। जो 4 लाख वोट के आसपास का आंकड़ा छू जाएगा या 4 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा वो विजेता होगा काकट में। पर अभी भी कुर्मी कोयरी, अति पिछड़ा, महादलित, ब्राह्मण वोट का बड़ा हिस्सा, भूमिहार वोट का अच्छा खासा हिस्सा भाजपा के ही साथ है। तो उपेंद्र कुशवाहा इस गणित के सबसे नज़दीक दिखाई देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उपेंद्र के साथ जैसे कि मैंने पहले बताया संभावना यही है कि उनका अपना जो सजाती वोट है वो राजाराम की तरफ भी टूट रहा है, पर ये टूटन अगर बड़ी है तो निश्चित ही उपेंद्र कुशवाहा के लिए चीज़ें मुश्किल होने जा रही हैं। फिर भी पवन सिंह की इस सीट पर अगर आप मुझसे जीत की संभावनाओं की बात करें तो 100 में से 40% जीत की संभावना मैं अभी भी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ रखूँगा। 30% संभावना इस बात की है कि पवन सिंह जीत जाए और 30% राजाराम के जीत जाने की है। वोट शेयर की बात की जाए तो पवन सिंह, मेरी उम्मीद ये है कि 2 से 2.5 लाख वोट के बीच तक पहुंच सकते हैं और बाकी का मुकाबला जो रहेगा वो उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम के बीच ही जाएगा। अब काकट सीट पर चर्चा के साथ एक सीट और है जिस पर चर्चा कर लेना बनता है, वो है बक्सर। बक्सर सीट पे भी एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों की गोटियां अटकी हुई हैं। यहाँ से कोई आनंद मिश्रा जी हैं, बीजेपी का टिकट चाह रहे थे, नहीं मिला। उधर अश्विनी चौबे जी का टिकट बीजेपी ने काट दिया, तो अश्विनी चौबे जी के आशीर्वाद से मिश्रा जी मैदान में हैं निर्दलीय के तौर पर, और यहाँ पर भी मामला चतुष्कोणीय हो गया है क्योंकि उधर आरजेडी के जो मूल वोट है यादव वोट
उसमें सेंध लगाने के लिए यहाँ पे दद्दन पहलवान मैदान में है। दद्दन प्रसाद यादव, और बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं यादव हम दद्दन प्रसाद। और बिहार में यूपी से उलट एक ट्रेंड पिछले कुछ चुनावों में मुझे देखने को मिला है कि बिहार के यादवों को नॉन आरजेडी अगर यादव प्रत्याशी अच्छा मिलता है, मजबूत दिखता है, तो वो उसे वोट कर देते हैं, वो पार्टी किनारे रख देते हैं। बहुत सी सीटें हैं जहाँ पे मजबूत यादव प्रत्याशी एनडीए ने उतारे हैं और उन्हें वोट भी अच्छा मिलता है। तो यादव वोट उत्तर प्रदेश की तरह के प्रत्याशी हो या नहीं हो वो सपा को करेंगे, वो चीज़ बिहार में थोड़ी सी कम है। सुधाकर सिंह राजपूत समाज से हैं जो आरजेडी प्रत्याशी हैं, और भाजपा ने मिथिलेश तिवारी पर दाव लगाया है। मिथिलेश तिवारी बड़ा ही जमीनी नेता है, युवा है, संगठन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं और सीधे लोगों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हालांकि स्थानीय नहीं है, ये उनका ड्रॉबैक है, इसी बात पर विरोध है। तो चतुष्कोणीय मुकाबला बन गया है बक्सर में। अब उसमें चतुष्कोणीय मुकाबले में हालांकि दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन अभी भी लीड जो है वो मिथिलेश के ही हाथ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे सबसे मज़ेदार चीज़ ये है, जिसकी वजह से मैंने बक्सर का जिक्र किया, कि आनंद मिश्रा और अश्वनी चौबे भाजपा से विद्रोह करके मैदान में उतरते हैं और वोट मोदी के नाम पे मांग रहे हैं। आनंद जो मिश्रा जी हैं वो कहते घूम रहे हैं कि भैया मैं बक्सर का मोदी हूँ और जीत के बाद तो मुझे मोदी के ही साथ जाना है। तो चौबे जी, मिश्रा जी वोट भी मोदी के नाम पे मांगेंगे और भाजपा को हराएंगे भी। या जनता को इतना मूर्ख भी नहीं समझना चाहिए। तो हालांकि बक्सर और कराकट दोनों ही सीटें उम्मीद यही है कि भाजपा के खाते में जाएंगी, मुकाबले करीबी रहेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि भाजपा के खाते में ही जाने की ज़्यादा संभावना है। ये चुनावी चर्चा जारी रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव, आपकी राय मुझ तक पहुंचती रहे, हम आगे भी इस बातचीत को, चर्चा को जारी रख सकें। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।